हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 23 अप्रैल का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आइए आज का जो है लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, उससे रिलेटेड हम सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने देखा ही होगा कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में इन राज्यों को अलग किया गया, तो उन राज्यों में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले, स्पेशली लैंड को लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसी ही सिमिलैरिटीज़ आपको अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं उसमें भी देखने को मिलती है। तो रिसेंटली ही अभी गवर्नमेंट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश और असम की, उन्होंने ये डिसाइड किया है मिलके कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी सेटअप करेंगे, ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो देखने को मिल रही हैं, उसको जल्द से जल्द रिसॉल्व किया जा सके। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मैं बात कर रही हूँ, ये एक जॉइंट सर्वे यहाँ पे किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश और असम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है ये स्टेट और ये है असम। तो ये बाउंड्री जो है ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बिटवीन है। यहाँ पे जो एरिया है जो फाइंड किया जाएगा, स्पेशली जो इंटेंजिबल सॉल्यूशन लिया जाएगा। क्लियर? तो लॉन्ग पेंडिंग जो इशू चल रहा है, बेस्ड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेस्ड है। तो एथनिसिटी और कॉन्टिग्यूटी, पीपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बोथ स्टेट्स में जो देखने को मिलता है, उसको कैसे हम लोगों ने इससे सोल्यूशन निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस कमेटी के तहत जो है यहाँ पे रखी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अनरिसॉल्व क्यों है अभी तक, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है जब ये न्यू स्टेट्स बने थे। पहले तो यूनियन टेरिटरीज थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरी बनी, फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो बहुत टाइम पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी है, बट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है आज के टाइम में भी देखने को मिलते हैं। ये अनरिसॉल्व क्यों है आज के टाइम में भी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है लिंग्विस्टिक आइडिया के बारे में, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे। लैंग्वेज के बेस पे जो है यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 लाया गया, ये किस पे बेस्ड था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बेस पे था। और यहाँ पे रिसेंबल किया गया कि वन लैंग्वेज और वन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया, कि एक स्टेट है उसमें एक ही लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाएगी। जैसे पंजाब है, पंजाब में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कौन सी लैंग्वेज की है? पंजाबी की है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। पहली जो लिंग्विस्टिक बेस्ड जो स्टेट बनी हमारी कंट्री में, डैट इज़ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफिकल जो कॉम्प्लिसिटी है। जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि आधी रिवर जो है, जब कोई भी स्टेट का बंटवारा होता है, तो रिवर्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आधा जो पार्ट है वो दूसरी स्टेट में चला गया, आधा जो पार्ट है वो दूसरी स्टेट में चला गया, हिल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो टू स्टेट्स में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, स्पेशली अगर रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट की भी बात करें। तो मैनी प्लेसेस एंड बॉर्डर्स जो है कैन नॉट फिजिकली मार्क। ठीक है, तो यानी कि फिजिकली मार्क तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता था। तो कॉलोनियल जो मैप्स थे, ठीक है, वहाँ पे आउट लार्ज ट्रैक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट आउटसाइड असम थिक फॉरेस्ट एंड मार्क दैम दी अनएक्सप्लोर्ड। इंडिजिनियस कम्युनिटी की हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिजिनियस कम्युनिटी जो है ये मोस्ट पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, या बाउंड्रीज कोई भी है तो बहुत सारी इंडिजिनियस कम्युनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा राइज अप हुई। 1956 में डिमार्केशन किया गया है, जो अभी तक रिसॉल्व नहीं हुआ। न्यू स्टेट्स जो बनी है, स्पेशली जो असम से निकल के आई हैं स्टेट्स, वो कौन कौन सी हैं? नागालैंड 1963 में, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर 1972 में असम से ही इन स्टेट्स को निकाला गया। एंड लास्ट बची है अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो ये डिस्प्यूट जो है 1987 से निकल के आ रहा है, अभी तक ये जो है रिसॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको रिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे हम लोगों को मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन सी स्टेट्स का जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम है, ये इंटर स्टेट जो बाउंड्री डिस्प्यूट है,
यानी कि असम शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बाउंड्री है वो है 804.10 किलोमीटर है। स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसको क्रिएट किया गया था और क्लेम कर रहा है ये कि ट्रेडिशनली ये बिलोंग करता है रेजिडेंट जो है गिवन टू दी असम। उसके बाद यहाँ पे ट्राई पार्टी कमेटी यहाँ पे बिठाई गई, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो टेरिटरी है वो ट्रांसफर की जाएगी असम टू अरुणाचल प्रदेश। टू स्टेट्स जो है, टू स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुद्दा देखने को मिला और ये कोर्ट में भी ये इशू गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मिज़ोरम एंड असम के बिटवीन जो डिस्प्यूट है। मिज़ोरम जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मिज़ोरम यूज़ करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बिफोर दी कर्व आउट द सेपरेट यूनियन टेरिटरी एंड लेटर बिकम द अनदर स्टेट। यानी कि मिज़ोरम एक स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी थी, बाद में जो है इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। मिज़ोरम जो शेयर करता है अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, छछर, हैलाकांडी एंड करीमनगंज जो है असम का, उससे जो है स्टेट बाउंड्री जो है वो यहाँ पे शेयर करता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए टू स्टेट जो है, यहाँ पे डिफरेंट प्रिसेप्शंस देखने को मिला डिमार्केशन का। एंड वाइल मिजोरम जो है वो चाहता है कि इनर जो स्पेशली जो 1875 में जो प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम आउटसाइड द इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ये नोटिफाई किया जाए एंड मिजोज फील कर सके हिस्टोरिकल जो अपना होमलैंड है। एंड असम क्या चाहता है कि डिमार्केशन किया जाए अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है असम एंड नागालैंड के बारे में। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है असम एंड नागालैंड के बिटवीन, और नागालैंड की बात करें तो 1963 में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे मीरा पानी, टू स्टेट्स जो क्लेम करते हैं टू मीरा पानी, और जो नेक्स्ट जो है असम का जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो ये क्लेम किया जाता है इसके द्वारा। एंड इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया जो क्लैश हुआ, वायलेंट देखने को मिला, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले 1960s में भी। असम मेघालय की बात करें, यहाँ पे मेघालय जो है इसमें आइडेंटिफाई किया गया डजन ऑफ एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया है असम के साथ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। टू नॉर्दर्न स्टेट्स है ये, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे परवानो रीजन को लेके है, और नेक्स्ट टू पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, उसको लेके है। हरियाणा जो है ये लार्ज पार्ट जो लैंड है स्पेशली टच करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, तो इसलिए डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की, तो यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश बोथ क्लेम करते हैं सरचू एरिया को, कि सरचू एरिया कहता है, लद्दाख कहता है कि ये हमारा एरिया है, तो हिमाचल प्रदेश कहता है कि ये हमारा एरिया है। तो मेजर जो पॉइंट है ट्रैवलिंग थ्रू दी ले मनाली हाईवे, तो यहाँ से निकल के जाता है। रीजन जो है लोकेटेड है बिटवीन हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का ले डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र और कर्नाटका के बिटवीन जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो बेलगांव जो एरिया है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटका बिटवीन। तो यहाँ पे भी लिंग्विस्टिक के चलते ही यहाँ पे जो लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है, क्योंकि बेलगाम में जो पॉपुलेशन है वो मराठी बोलती है ना, और कन्नड़ जो स्पीकिंग पीपल है, क्लियर, यानी कि बेलगांव में जो पॉपुलेशन रहती है वो मराठी भी बोलती है और कन्नड़ भी लैंग्वेज बोलती है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि मराठी लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये एरिया जो है हमारे अंडर आना चाहिए, और कर्नाटका वाले भी सेम इशू ये उठाते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इंक्लूडिंग कर्नाटका आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज जो हुई 1956 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वे फॉरवर्ड की हम लोग बात करें बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉपर सैटेलाइट मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल जो बॉर्डर लोकेशन है दोनों स्टेट्स के बिटवीन वो कौन कौन सी है। उसके अलावा यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये सॉल्व करने अगर कोई भी स्टेट में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो स्पेशली चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं ताकि दोनों स्टेट्स के बिटवीन ये डिस्प्यूट दूर किया जा सके। इंपॉर्टेंट बात यह है आर्टिकल 263 जो हमारे संविधान का है, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये इंक्वायरी कर सकती है, एडवाइस कर सकती है डिस्प्यूट को लेकर, डिस्कस कर सकती है क्या क्या मैटर है और क्या क्या रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे दे सकती है फॉर बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए। उसी की तरह जोनल काउंसिल्स जो है यहाँ पे ज़रूरत है जोनल काउंसिल्स की भी, ताकि डिस्कस किया जा सके जो कॉमन कंसर्न मैटर है ईच जोन को लेके। उसके अलावा यहाँ पे हमारी कंट्री की बात करें तो बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो है उसको भी साथ लेके चलना है, जो स्लोगन है, ठीक है। तो यानी कि हमने इकट्ठे रहना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो डिस्प्यूट है इसको हम लोगों को थोड़ा सा
सेपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके चले। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया जो है वो चाइना के बॉर्डर से टच करता है, जिसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अगर इसकी बात करें 21 जनवरी 19 जो है 1972 में ये एक यूनियन टेरिटरी थी, फिर इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल जो है अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर है। लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर। टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश की। गवर्नर की बात करें आज के टाइम में गवर्नर है बी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। बीजेपी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। लेजिस्लेचर जो है वो है यूनिकैमरलिज्म, 60 सीट्स हैं इसमें। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है। हाई कोर्ट जो है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में और ईटानगर में बेंच है इसका, ठीक है। अगर रैंक की बात करें एरिया के हिसाब से तो 14th रैंक है अरुणाचल प्रदेश का। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 27th है, ठीक है। अब बात करते हैं असम के बारे में। असम को जो स्टेट बाउंड्री टच करती है वो अरुणाचल प्रदेश की है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ से मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान टच करती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल है। अगर बात करें स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को दिया गया। कैपिटल इसकी दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, गुवाहाटी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 35 है। गवर्नर आज के टाइम में जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्वा शर्मा। उसके अलावा यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी राज्यसभा की 7 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है। हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट है टोटल, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे कि 25th हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो टोटल रैंक की बात करें यहाँ पे एरिया के हिसाब से 16th रैंक है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 15th रैंक है असम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम है और ये है अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। कैपिटल जो थी आंध्र स्टेट, इसको बनाया गया एज ए सेपरेट स्टेट 1953 में। तो कौन सी थी कैपिटल? ऑप्शन ए है गुंटूर, ऑप्शन बी है कुरनूल, ऑप्शन सी है नेल्लौर, ऑप्शन डी है वरंगल। तो इनमें से कौन सी सही ऑप्शन है ये आप लोगों ने बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है कुरनूल। 1953 में जब यहाँ पे डेथ हुई थी पोटी सेरामुलू, जिनको अमरा जीवी के नाम से पॉपुलर थे। फास्ट के दौरान इनकी डेथ हुई। आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंसी से निकाला गया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी, तेलुगु स्पीकिंग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट रायलसीमा कोस्टल आंध्र। ओनली 1956 में प्रेजेंट डे तेलंगाना की अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऐसा बना जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये बनाया गया। कुर्नूल कैपिटल बनाई गई आंध्र स्टेट की 1956 में। हैदराबाद को फिर बाद में इसका कैपिटल बनाया गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहली जो स्टेट बनाई गई वो थी आंध्र प्रदेश की कुर्नूल, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स क्या रहेंगे कि सिटीज़ में ऐसे सेंटर सेटअप किए जाएंगे जहाँ पे सिटीज़ का सर्विलेंस किया जाएगा कि कहाँ पे कोई घटना घट रही है वो सारी चीज़ें सर्विलेंस की जाएगी। जैसे कि कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं क्राइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ बनाने का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो है रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 100 स्मार्ट सिटीज़ जो है वो इंटीग्रेट की जाएगी। वहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप किए जाएंगे स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, ये डेवलप किए जाएंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर। जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे जो है ये सेटअप किए जाएंगे सेंटर्स। टोटल नंबर ऑफ जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इसके बारे में बात करें ये सेंटर्स आखिर है क्या। ये एज एक्ट करेंगे नर्व सेंटर, ठीक है। नर्व सेंटर यानी कि मेन जो सिटीज़ है, सिटीज़ में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विलेंस की जाएगी। ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेशंस यानी कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा सिटीज़ को। एंड डे टू डे के जो एक्सेप्शंस हैं उसको हैंडल किया जाएगा। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है यानी कि डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल की जाएंगी। यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है लोगों को।
और सिटीज़ जो है, सिटीज़ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और यहाँ पे हेल्प की जाएगी मैनेज करने के लिए, स्पेशली सेफ्टी एंड सर्विलेंस कैसे करना है सिटीज़ का। उसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे मोनीटर्स रहेंगे जो इस सर्विलेंस करेंगे सिटीज़ को लेके। इस पिक में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाएंगी। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि सेंटर जो है इसमें कंप्राइज रहेगा, वीडियो वॉल्स होंगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी, उसी टाइम यहाँ पे जो लाइव मॉनिटरिंग जो रहती है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, ऑपरेशनल प्लानिंग इसमें इंक्लूडेड है। क्रिटिकल वन जैसे 24/7 मैनुअल मेंटेनेंस रहेगा। साथ ही साथ सेंटर जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पॉपुलेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी। सेंटर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंसी एंड इम्प्रूव प्लानिंग की जाएगी, पॉलिसी मेकिंग चीज़ें लेके चली जाएंगी, और इसको लिंक किया जाएगा क्राइम, क्रिमिनल एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स के साथ। यहाँ पे इसको, इन सेंटर्स को यहाँ पे लिंक किया जाएगा, ताकि जैसे कोई क्राइम वगैरह होता है, क्रिमिनल को उसी टाइम जो है ट्रैक करने की यहाँ पे बात की गई है। एंड नेटवर्क जो है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है ये नेटवर्क, ठीक है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि एम क्या है, कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाना मल्टीपल एप्लीकेशंस के तहत, एंड जो सेंसर्स है यहाँ पे, जो सेंसर्स डिप्लॉय किए जाएंगे अक्रॉस दी सिटीज़, ठीक है। एंड प्रोवाइड करवाया जाएगा एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन फॉर डिसीजन मेकर्स। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, कब लॉन्च किया गया और ये कैसी स्कीम है? स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 को लॉन्च किया गया, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे वर्क करेंगे। और इसके तहत, स्मार्ट सिटी मिशंस के तहत, यहाँ पे 100 सिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही से क्रिएट किया जा सके, ठीक है। क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात की जा रही है, कि लोगों की लाइफ जो है वो सही बनाना है, ठीक है, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन। आखिर स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो आखिर है क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्मार्ट सिटीज़ में आ जाता है, कि मॉनिटर करना एयर क्वालिटी को, ट्रैफिक मैनेजमेंट लेके चलना, पब्लिक सेफ्टी सॉल्यूशन, फिर स्मार्ट पार्किंग हो गया, स्मार्ट लाइटनिंग हो गया, ठीक है, स्मार्ट वेस्ट कलेक्टिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्मार्ट सिटी के अंडर आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंकिंग की बात करें, व्हीकल एसेट, पेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, टेली मेडिसिन, हेल्थ केयर सिस्टम होगा, एग्रीकल्चर ऑटोमेशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, एम्बेडेड सिस्टम, एवरीडे थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ये सारी स्मार्ट सिटीज़ के अंडर ही आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि फीचर्स क्या है इसके, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा सिटीज़ को, सिटी को रिन्यूअल यानी कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना सिटीज़ में, ठीक है, पेड़ लगाना, क्लियर। तो सोलर पैनल, सोलर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे क्रिएट करना, एंड पैन सिटी इनिशिएटिव और स्मार्ट सोल्यूशन यहाँ पे लाया जाएगा और कवर किया जाएगा हमारी कंट्री का जो लार्ज पार्ट है। की फोकस एरिया कौन कौन से रखे गए हैं इसके तहत, कि वॉकवे बनाना, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाना, साइकिलिंग ट्रैक्स अलग से बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अलग से क्रिएट करना, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। उसके अलावा स्कीम जो है यहाँ पे किया जाएगा, ट्रैक अर्बन डेवलपमेंट सच एज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, ठीक है, वो निकल के आएगा, सिटी जीडीपी जो फ्रेमवर्क है, स्मार्ट जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो फीचर्स में आती हैं। उसके अलावा बात करें कि स्टेटस के बारे में, इम्प्लीमेंट जब किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को, इसको एक्सटेंड किया गया है 2023 तक, और कवर किया जाएगा 140 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, और 340 स्मार्ट रोड्स बनाए जाएंगे, और इसके अलावा 78 वाइब्रेंट पब्लिक प्लेसेस, 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट एंड ओवर 63 सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करें कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं अर्बन डेवलपमेंट को लेके, जैसे कि अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत बोला गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है 2.0, टूलिप यानी कि दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जो आप लोगों को याद रखने हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है सबमरीन वैक्सीन के बारे में।
अभी रिसेंटली ही मैगाजॉन जो डॉक शिप बिल्डर्स हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है 6th स्कॉर्पियन सबमरीन वैगेशीर जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर है। वैगेशीर जो नाम रखा गया है सैंड फिश का नाम है वैगेशीर, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये डीप सी प्रीडेटर है इंडियन ओशन में, जो सैंड फिश की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। यानी कि ये वैगशीट जो है ये डीप सी प्रीडेटर है। प्रीडेटर का मतलब क्या रहता है कि अटैक करना, ठीक है, यानी कि शिकार करना। तो फर्स्ट सबमरीन वैगशीट जो है ये रशिया से ली गई थी, कमीशन किया गया था इसको इंडियन नेवी में 1974 में, इसको डी कमीशन किया गया 1997 में। लास्ट जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो थी वो प्रोजेक्ट 75 के अंडर इसको यानी कि क्रिएट किया गया, बनाया गया। और यहाँ पे बात करें कि नेवी फील्ड विद इन 12-18 मंथ आफ्टर सी ट्रायल। फीचर्स क्या है इसके वैगशीर के, ये डीजल अटैक सबमरीन है। डिज़ाइन इसको किया गया सी डैनियल एज वेल एज जो डैनियल वॉरफेयर अगेंस्ट दी एडवर्सरी। उसके अलावा जो C-303 एंटी टॉर्पेडो यहाँ पे होंगे, इंस्टॉल किए गए हैं। काउंटर मेजर सिस्टम की अगर बात करें, इसमें 18 टॉर्पेडो ये कैरी कर सकती है। एंड एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल है और 30 माइंस यहाँ पे प्लेस किए गए हैं टॉर्पेडो से रिलेटेड। प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75 ये वन ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ सबमरीन है। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट 75 आई, ठीक है, तो ये भी पार्ट है जो अप्रूव किया गया था 1999 में फॉर इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए विद टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 सबमरीन्स का यहाँ पे लाया गया पी यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत। यहाँ पे मैगाजॉन जो डॉक है उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया अक्टूबर 2005 में। और डिलीवरी जो स्टार्ट हुई 2012 में, इसकी डिलीवरी जो स्टार्ट कर दी गई। और कुछ जो है डिलीवरीज वो डिले भी हुई कोविड की वजह से भी। प्रोग्राम जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फ्रेंच कंपनी जो नेवल ग्रुप है, फॉर्मली नोन एज DCNS इसको बोला गया, और मैगाजॉन डॉक लिमिटेड भी, ठीक है, यानी कि मैगाजॉन डॉक जो लिमिटेड है वहाँ पे। अंडर जो प्रोजेक्ट 75 है INS कलवरी, INS खंदेरी यहाँ पे जो है रेडी की गई, INS खंजर एंड INS वेला, तो ये कमीशन की गई। सी ट्रायल इनका हुआ फॉर वैगीर। वैगशीर की बात करें तो ये 6th है और प्रोडक्शन इसकी डिले हुई थी ड्यू टू पैंडेमिक के चलते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आखिर है क्या है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको जो है पावर्ड किया गया बाय द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये। स्कॉर्पियन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड सबमरीन्स हैं जो कैपेबल है मल्टीफेरियस मिशंस को लेके। और इसमें इंक्लूडेड है एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन जो लेइंग है, ठीक है, एंड एरिया सर्विलेंस करने में ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। स्कॉर्पियन क्लास जो है ये इंडियन नेवी की फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है, ठीक है, अगर सीरीज़ की बात करें इसकी तो। और ये मोस्ट ऑफ 2 डिकेड से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वर्क कर चुकी है सिंस INS सिंधु शस्त्र प्रोक्यूर्ड फ्रॉम रशिया से, हम लोगों ने इसकी यानी कि प्रोक्यूर्ड की गई रशिया से जुलाई 2000 में। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात की जा रही है, यानी कि रिक्शा जो रहता है, ठीक है, जिसको हम रिक्शा बोलते हैं, 3 व्हीलर ऑटो जो है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग यहाँ पे प्लांट सेटअप किया जाएगा आने वाले टाइम में, कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट है, ठीक है, तो ये तेलंगाना में इसको सेटअप करने की बात चल रही है। तो बिलीती इलेक्ट्रिक जो इंक्रीजिंग बिलीती जिसको बोला गया, ये बेस्ड है कैलिफोर्निया बेस्ड, यानी कि USA की कंपनी है, जिसके द्वारा अनाउंस किया गया कि वो इस्टेब्लिश करेंगे तेलंगाना में वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये प्लांट जो है यहाँ पे जो 2 फेसेस में इसको बिल्टअप किया जाएगा 200 एकड़ में। फेज़ 1 की अगर बात करें तो 13.5 एकड़ यहाँ पे कवर करने की बात की गई है। क्लियर, जो कैपेसिटी रहेगी इसकी 18,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात हो रही है आने वाले टाइम में, यानी कि, और ऑपरेशन में हो जाएगा, यानी कि 2023 में ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशनल में की जाएंगी। लार्जर फैसिलिटी यहाँ पे 200 एकड़ में जो प्रोडक्शन की जाएगी, कैपेसिटी जो रहेगी 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है 2024 तक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर तेलंगाना की हम लोग बात करें, तेलंगाना आप देख सकते हैं, तेलंगाना को कौन कौन सी स्टेट्स के जो बॉर्डर है वो टच करते हैं। एक तो रहा महाराष्ट्र,
दूसरा है कर्नाटका, थर्ड है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है उड़ीसा। फिर ये कौन सी स्टेट है ये आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो बताइएगा ये कौन सी स्टेट है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है इसकी कैपिटल है हैदराबाद, लार्जेस्ट जो सिटी है वो भी हैदराबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी 33 देखने को मिलती है। गवर्नर आज के टाइम में कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल है। असेंबलीज की जो सीट्स है 119 है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 7 सीट है। लोकसभा की 17 सीट है। हाई कोर्ट की बात करें तो तेलंगाना हाई कोर्ट में इसका जुरिडिक्शन है। रैंक की बात करें एरिया के हिसाब से तो 11th रैंक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 12th रैंक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 अभी होस्ट की जा रही है। तो कौन सी सिटी के द्वारा ये होस्ट की जा रही है, तो मुंबई सिटी जो है ये फर्स्ट टाइम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। सर्बानंदा सोनोवाल जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं और आयुष मिनिस्टर भी हैं। और सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया जो इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस है 2022 की, जो मुंबई होस्ट कर रहा है इस साल। तो 2 डे का ये इवेंट है मुंबई में जो ऑर्गेनाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पे लॉन्च की गई एक वेबसाइट जिसका नाम है www.iiicc2022.in। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 कौन इस बार होस्ट कर रहा है, तो मुंबई होस्ट कर रहा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।